हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, दृष्टि घटना चक्र को हम लोग कवर कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। प्रीवियस पार्ट को यदि आपने कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के पूरा कवर कर सकेंगे। आइए हम लोग अगले तथ्य को कवर करते हैं, दैट इज केन बेतवा लिंक परियोजना। 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना की वित्त पोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? केन बेतवा नदी परियोजना। इस परियोजना के तहत जल आधिक्य केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। तो याद रखिएगा, जो केन नदी का सरप्लस होगा उसको जो है इस परियोजना के तहत जो है बेतवा नदी में भेजा जाएगा। ये दोनों ही नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। परियोजना के तहत छतरपुर जिला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और दौधन गांव में केन नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। जल को एक नहर के माध्यम से बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी नामक विशेष परियोजना वाहन की स्थापना की जाएगी। परियोजना से प्रतिवर्ष 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। लगभग 62 लाख की आबादी हेतु पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले जो जिले होंगे, यह इम्पॉर्टेंट तथ्य है। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं वह कौन कौन से हैं, यह इम्पॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर, जबकि एमपी के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, बिरसा, शिवपुरी एवं रायसेन डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाभान्वित होंगे। केन एवं बेतवा नदी। तो केन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की एक अंतर्राज्यीय नदी है और इसका जो उद्गम स्थल है वह कटनी जिला, मध्य प्रदेश स्थित अहिरगावन गांव में है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें से 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश में तथा 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में स्थित बारखेड़ गांव है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर, दैट इज भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। दिसंबर 2021 में अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भोपाल एवं मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली का शुभारंभ हो गया है। मकरंद देवुष्कर भोपाल के तथा हरिनारायण चारी मिश्र इंदौर के प्रथम पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो यह एमपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट, यूपी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यूपी में बस इतना पूछ लिया जाएगा कि एमपी में कहाँ पर जो है वो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई, तो भोपाल और इंदौर। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर के पास देह व्यापार, ये तथ्य इम्पॉर्टेंट है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर के पास देह व्यापार, पशु क्रूरता, विस्फोटक पदार्थों, जिला बदर, लाठीचार्ज, फायरिंग, धरना प्रदर्शन एवं होटल बार लाइसेंस आदि प्रकरणों में सीधी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त सीआरपीसी की धारा 107, 116, 144, 145 का क्रियान्वयन जो है वो पुलिस कमिश्नर कर सकेंगे। पुलिस का प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप भोपाल एवं इंदौर के पुलिस कमिश्नरों को निम्नलिखित कानूनों के तहत शक्तियां प्राप्त होंगी। पुलिस अधिनियम 1861, बंदी अधिनियम 1920, अधिनियम 1919, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967, मोटर वाहन अधिनियम 1988, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1926 और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीपीसीएस के लिए, यूपी एग्जाम के लिए ये तथ्य इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है 4 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। सबसे पहले तो 2 जिलों में लागू की गई थी, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। अब जो है 2 और ऐड किए गए हैं, दैट इज बनारस और कानपुर। बढ़ते हैं आगे। अगली न्यूज़ है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, तो याद रखिएगा
दिसंबर 2021 में एनटीपीसी लिमिटेड ने ब्लूम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ गठबंधन की घोषणा की है। यह गठबंधन एनटीपीसी सिमहाद्री घाट आंध्र प्रदेश स्थित भारत की पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना हेतु किया गया है। इसके तहत देश की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए ब्लूम एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइजर तथा हाइड्रोजन चालित ईंधनशील प्रौद्योगिकियों का चयन किया गया है। परियोजना के तहत निकटवर्ती तैरते सौर संयंत्र द्वारा उत्पादित नवीकरणीय विद्युत से इलेक्ट्रोलाइजर के प्रयोग द्वारा हरित हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। यह 240 किलोवाट का ठोस ऑक्साइड एवं तापमान वाला इलेक्ट्रोलाइजर होगा और तत्पश्चात 50 किलोवाट की ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल के साथ के माध्यम से बिना किसी दहन प्रक्रिया के इस हाइड्रोजन को कार्बन उदासीन विद्युत में परिवर्तित किया जाएगा। इस कार्बन उदासीन विद्युत से सिमहाद्री स्थित एनटीपीसी गेस्ट हाउस को ऊर्जा प्रदान की जाएगी और यह विश्व की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना में से एक होगी। तो याद रखिएगा कहाँ पर है ये, सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में। साथ ही इसका जो टाइम पीरियड, यह जो परियोजना है वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने और लद्दाख को कार्बन शून्य क्षेत्र बनाने के प्रधानमंत्री की दृष्टिकोण की अनुरूप है। अगली न्यूज है बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा ने बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को पारित कर दिया, जिससे देश में बांध सुरक्षा अधिनियम को लागू करने का फैसला का जो रास्ता है वह तैयार हो गया है। ध्यातव्य है कि बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को लोकसभा में 2 अगस्त 2019 को ही पारित किया गया था। 13 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित हो गया। बांध सुरक्षा अधिनियम देश के सभी बड़े बांधों की निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और रख रखाव संबंधी पर्याप्त सुविधा प्रदान करेगा ताकि बांध की विफल होने से संबंधित आपदा को रोका जा सके। अधिनियम में 2 राष्ट्रीय निकायों यथा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है बांध सुरक्षा अधिनियम 2021। केंद्रीय जल आयोग के अधीन केंद्रीय बांध सुरक्षा संगठन में तैयार किया गया बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार भारत 5745 बड़े बांधों के संचालन के साथ विश्व स्तर पर बांध स्वामित्व की दृष्टि से चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा देश है। तो बांधों के संचालन की दृष्टि से यदि आप देखोगे तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है, याद रखिएगा तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि चाइना नंबर 1 है, उसके बाद अमेरिका है, इसके बाद अपने प्यारा भारत का नंबर है। इनमें से अधिकतर जो बड़े बांध हैं वह किस राज्य में हैं, तो महाराष्ट्र में बड़े बांधों की संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पर गुजरात है। अगली न्यूज़ है पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। UNWTO की महासभा का 24वां सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 के मध्य मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ। कहाँ पर? मैड्रिड स्पेन में। इस सत्र के दौरान 5 वैश्विक क्षेत्रों में स्थित 32 देशों के कुल 44 गांवों को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा प्रदान किया गया। UNWTO द्वारा चयनित 44 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में भारत का जो पोचमपल्ली गांव है यह शामिल है। पोचमपल्ली जो कि तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित गांव है। तो याद रखिएगा कौन सा गांव है जो शामिल हुआ है, पोचमपल्ली किस स्टेट का है, तो यह तेलंगाना के जिला नलगोंडा का। यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए इसे भारत के सिल्क शहर के नाम से भी जाना जाता है। इन साड़ियों को इकत नामक अनूठी शैली द्वारा बुना जाता है। पोचमपल्ली की इकत शैली को वर्ष 2004 में GI टैग भी प्राप्त हुआ है। पोचमपल्लू को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि 18 अप्रैल 1951 को इसी गांव से आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। सर्वश्रेष्ठ
पर्यटन गांव। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक पहल है। इस पहल के अंतर्गत उन गांवों को मान्यता प्रदान की जाती है तो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण का सुदृढ़ संचालन बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। तो गांव याद रखिएगा पोचमपल्ली। अगली न्यूज है निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। याद रखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती समुदाय के समग्र शहरी पुनरुद्धार की एक परियोजना को यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया है। सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण हेतु यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड 2021 के लिए यह पुरस्कार जो है वो तहत प्रदान किया गया है। निजामुद्दीन बस्ती परियोजना को 2 श्रेणियों में यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यह 2 श्रेणियां हैं, उत्कृष्टता अवार्ड और दूसरा है सतत विकास हेतु विशेष पहचान। अगली न्यूज है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इम्पोर्टेंट तथ्य है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक एमपीआई रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार करना है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। तो याद रखिएगा नीति आयोग एक नोडल मंत्रालय है। एमपीआई के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक एमपीआई का प्रकाशन करने वाली एजेंसियों जैसे कि ओपीएचआई दैट इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा यूएनडीपी के साथ समन्वय करने हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उनके निष्पादन के आधार पर रैंकिंग तैयार करने का उत्तरदायित्व भी नीति आयोग का ही है। राष्ट्रीय एमपीआई विकसित करने के अंतर मंत्रालयीय प्रयास को सांस्थानिक दर्जा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने इसका जो है वो गठन किया है दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का, जिसमें 12 मंत्रालय एवं विभाग शामिल हैं। पहला जो राष्ट्रीय एमपीआई है वह बेसलाइन रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 के आंकड़ों पर आधारित है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों, तो यह इम्पॉर्टेंट है। मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है इसका जो बेस है याद रखिएगा क्या क्या है इसमें, तो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर में विभक्त 12 संकेतों के आधार पर किया गया है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन, इसमें 10 संकेतक तो वही हैं जो वैश्विक एमपीआई मॉडल में शामिल हैं। साथ ही भारतीय स्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतकों दैट जो प्रसव पूर्व देखभाल एवं बैंक खाता को ही जगह दी गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय एमपीआई के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भारत की 25.01% जो जनसंख्या है वो बहुआयामी रूप से क्या है, गरीब है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल। केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से दादरा एवं नागर हवेली में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या सर्वाधिक है जबकि पुद्दुचेरी सबसे कम है। तो राज्यों में केरल सबसे कम है और केंद्र शासित प्रदेशों में देखोगे तो दादरा एवं नागर हवेली में जो है बहुआयामी गरीबी सबसे अधिक है और पुद्दुचेरी में केंद्र शासित प्रदेशों में कम है, पुद्दुचेरी में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो प्रतिशत जनसंख्या है कितनी, 37.79%। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए। तो यह बहुआयामी रूप से क्या है, गरीब है। कितना परसेंट जनसंख्या? 37.79%। जबकि उत्तर प्रदेश का जो एमपीआई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स स्कोर यह 0. ये जो है कितना है, 0.18 है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%
जबकि शहरी क्षेत्र में 18.7% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो आइए एक सरसरी निगाह से बॉक्सेस वाले को देख लेते हैं। सर्वाधिक बहुआयामी गरीब वाले जो 5 राज्य हैं शीर्ष कौन से हैं? तो बिहार नंबर 1 पर है, दूसरे पर झारखंड है और उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह तीसरा है। एमपी का जो स्थान है वह चौथा है। बिहार जो है वो नंबर 1 है, तीसरे पर जो है उत्तर प्रदेश है और चौथे पर मध्य प्रदेश है। तो यूपी वाले यूपी परसेंटेज याद रख लियो, बिहार वाले बिहार, एमपी वाले एमपी का। ठीक है, तो ये हो गया सबसे ज़्यादा। और सबसे कम किस में रहा है? तो केरल राज्य में रहा है सबसे कम। और केंद्र शासित प्रदेशों में आपने देखा कि जो दादर नागर हवेली रही, इसमें सबसे ज़्यादा रहा और सबसे कम जो है पुडुचेरी में रहा। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट का। तो सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीब वाले जो ज़िले हैं यहाँ पर कवर करते हैं। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले ज़िले श्रावस्ती है, ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है, यूपी स्पेशल के लिए। तो श्रावस्ती जो है वो सर्वाधिक गरीब है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे, इस जिले की जो पॉपुलेशन है 74.38%, वह बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिल्कुल सबसे कम है। वहीं पर सबसे कम वाले में लखनऊ है, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती है। तो याद रखिएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात की जाती है तो श्रावस्ती सबसे ज़्यादा है और लखनऊ जो है वो सबसे कम है, दूसरे पर बहराइच, तीसरे पर बलरामपुर। तो इस तरह आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम आप पहला और अंतिम ज़रूर याद रखिए, पहला है श्रावस्ती और अंतिम सबसे कम जो है वो लखनऊ का है। अगली जो न्यूज़ है वो है एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22। एसडीजी शहरी सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021-22 स्थानीय शहरी निकायों के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी का एक साधन है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, विकसित किया जाता है, डिजाइन किया जाता है? तो यह है नीति आयोग के द्वारा। इस सूचकांक की रूपरेखा में 56 यूएलबीएस एंड 77 जो है संकेतक शामिल हैं। ये 77 संकेतक 15 एसडीजी एवं 46 एसडीजी उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक डैशबोर्ड जो है वो जारी किया था। तो याद रखिए, भारत जर्मन के सहयोग से नीति आयोग के द्वारा पहला जो जारी रहा है 2021 23 नवंबर को। यह सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी तथा BMZ दैट इज द फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मध्य समन्वय परिणाम का है। याद रखिएगा, बस याद रखिए जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, सहयोग लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय जो जर्मन सहयोग एजेंसी है प्लस BMZ दैट इज द फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इस सूचकांक में शिमला को, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये जो सूचकांक जारी किया गया है, सूचकांक में शिमला को प्रथम स्थान मिला है, कोयम्बटूर को दूसरा, जबकि चंडीगढ़ जो है वो तीसरे स्थान, और उसी के साथ तिरुवनंतपुरम, यानी तिरुवनंतपुरम और चंडीगढ़ जो है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। पहले पर कौन सा है? शिमला, दूसरे पर कोयम्बटूर। इस सूचकांक में यानी एसडीजी जो शहरी सूचकांक में, जिसमें कि आपने देखा शिमला जो है सबसे नंबर 1 है, दूसरे पर कोयम्बटूर है, तीसरे पर चंडीगढ़ तिरुवनंतपुरम है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के शहरों की सूची आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो शहर शामिल है, लखनऊ का नंबर 36वें पर है, कानपुर 38 नंबर, गाजियाबाद 41, प्रयागराज 42, वाराणसी 46, आगरा 49 और मेरठ को 55वां रैंक जो है वो प्राप्त हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं और इनकी स्थिति है, याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के लिए। ठीक है, कितने शहर हैं एसडीजी शहरी सूचकांक में उत्तर प्रदेश के? तो ये लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मेरठ